welcome to our YouTube channel Studypedia. So let's start 23rd October newspaper and editorial discussion. तो इसमें पहला न्यूज़ है हमारा IMF retains India growth projection at 7% for financial year 2025. इंडिया की ग्रोथ IMF ने रिटेन की है 7% फाइनेंशियल ईयर 2025 में. The multilateral lender expected India to grow at 7% in current fiscal year ending 31 March 2025. Okay, and 6.5% for next fiscal year 2025 and 26 के लिए. बेसिकली बहुत सारे ग्रुपिंग्स होते हैं जो इंडिया के ग्रोथ का प्रोजेक्शन करते हैं. जैसे मूडी होती है, हमारी IMF हुई, वर्ल्ड बैंक हुई एंड इवन RBI. तो इसके कितने ग्रोथ का प्रोजेक्शन है. कई बार क्वेश्चन स्टेट PCS एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय IMF और मूडी एंड अदर एज वेल. ठीक है. एंड US इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 2.8% दिस ईयर एंड 2.2% नेक्स्ट ईयर. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अनदर न्यूज. इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं थी. सेकेंड न्यूज़ है हमारी कि इंडिया 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्चेज विथ एडवांस आर्म्ड. ठीक है. इंडिया का द 4th न्यूक्लियर सबमरीन है वो लॉन्च हो गया है. इंडिया 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN. इसको मार्क कैसे करेंगे SSBN से. ओके, एक मिनट यार. SSBN. ओके. Nuclear powered ballistic missile submarine referred to as 4 was launched into water at Ship Building Center in विशाखापट्टनम. कहाँ से लॉन्च हुई है. क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का 4th न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कहाँ से लॉन्च हुई है. तो शिप बिल्डिंग सेंटर से, विशाखापट्टनम से. ठीक है. एंड इंडिया हैज़ 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इंडिया के पास. INS अरिहंत और INS अरिघात. ठीक है. ये पहला हो गया आपका. INS अरिघात आपका सेकंड हो गया एंड अरिधाम आपका थर्ड हो गया एंड 4th अभी लॉन्च हुई है जो कि सी ट्रायल अभी चल रही है उसकी. ठीक है. तो आज हमारे न्यूज़पेपर में बस 2 ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी एंड बाकी एडिटोरियल थी. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन एडिटोरियल पॉइंट. ठीक है. तो सबसे पहले एडिटोरियल थी द वर्ल्ड्स नीड्स ब्लू हेलमेट हु एक्ट एज ब्लू हेलमेट. वर्ल्ड को ज़रूरत है ब्लू हेलमेट की एंड ब्लू हेलमेट बेसिकली ये पीस कीपिंग फोर्सेस है. ये एक पीस कीपिंग फोर्सेस है. ओके, वेट. ये एक पीस कीपिंग फोर्सेस है, पीस कीपर्स है यूनाइटेड नेशन के. ओके. एंड एक्ट हैज ब्लू हेलमेट. ठीक है. बेसिकली ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इंक्रीज हो रही है. यूनाइटेड नेशन थ्रू चैप्टर 7 ऑफ इट्स चार्टर इज कमिटेड टू पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. जो चार्टर 7 है ऑफ यूनाइटेड नेशन का वो कमिट करता है पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट का. ठीक है. एंड चैप्टर 7 ऑफ द सेम चार्टर का चैप्टर 7 प्रिस्क्राइब करता है द यूज ऑफ आर्म फोर्स विद द ऑथराइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन केस ऑफ एग्रेशन एंड ब्रीच ऑफ पीस थ्रेटनिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी. अगर कोई पीस को ब्रीच किया जाए तो उसमें आर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी चार्टर में चैप्टर 7 ऑफ चार्टर बोला गया UN के. ओके. एंड चार्टर जो 7 है फर्दर एग्जॉस्ट मेंबर स्टेट टू मेक अवेलेबल सच मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस एज में बी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश पीस को रिक्वायर्ड करने के लिए मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो कंट्रीज. ओके. एंड चैप्टर 8 फर्दर एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग रीजनल अरेंजमेंट इन इन्फोर्सिंग पीस अपॉन ऑथराइजेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल. चैप्टर 8 क्या बोलती है इस चार्टर का कि फर्दर मूव कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रीजनल एग्रीमेंट्स. बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल एग्रीमेंट्स हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन्फोर्स करने के लिए पीस
और ऑथराइजेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, जो ऑथराइज होगी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ओके, हिट्स एंड मिसेस क्या है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। बेसिकली एक सिंपल ओवरव्यू मैं ये देता हूँ कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो बहुत सारे कंट्री में जाते हैं एंड वो अपना ऑपरेशंस करते हैं। बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रही है रशिया और यूक्रेन में, रशिया एंड यूक्रेन में, उसमें ये पीस कीपिंग फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। नाइदर ये इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसमें भी इनका कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड को चाहिए ब्लू हेलमेट हु जो एक्ट करते हैं हमारे ब्लू हेलमेट के तौर पे। तो एक उनका ड्रॉबैक है कि वो इस वॉर को और पीस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कंट्री में, वर्ल्ड में। ओके, एंड हिट्स एंड मिसेस क्या है कि इनॉर्मस बिलीव दैट यूएन हैव एवरीथिंग इन प्लेस। यूएन के पास सब कुछ है उनके प्लेस में। अराउंड 1 लाख पीस कीपर्स हैं ग्राउंड पे टू एलिमिनेट वॉर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। वॉर को एलिमिनेट करने में और एक्सप्लॉयटेशन वर्ल्ड से हटाने में। ओके, यूएन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड पीस ऑपरेशन हैव एस्टेब्लिश पीस इन मेनी थ्रेड्स। यूएन का जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड पीस ऑपरेशन है वो एस्टेब्लिश किया है पीस बहुत सारे कंट्री में, जैसे कि कंबोडिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, सियरा लियोन हो गया, अंगोला हो गया, टाइमोर लेस्टे हो गया, लाइबेरिया हो गया, कोसोवा हो गया एंड बहुत सारे अदर्स में, मोस्टली इन साउथ अफ्रीका रीजन में, मतलब अफ्रीकन नेशन में ये बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए हुए हैं एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी ये जीते हुए हैं। ओके, yet there had been glaring instances such as in Rwanda 1994 and Bosnia 1995 where the UN was accused of being a bystander। यूएन को एक्यूज किया बायस्टैंडर के रूप में, क्योंकि ऐसा हुआ कि यूएन पहले जो पीस कीपिंग फोर्सेस करती थी वो कुछ नहीं किया वहाँ पे बॉस्निया में एंड रवांडा में, एंड साइड लाइन पे रहा एंड देखते रहा चीज़ों को, अनविलिंग और अनेबल टू प्रोटेक्ट नॉन कॉम्बैट एंड वल्नरेबल सेक्शन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो मतलब जस्ट लाइक एक होता नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं तो हम उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली रवांडा और बॉस्निया में यूएन के पीस कीपर्स ने यही किया और बायस्टैंडर के रूप में एक्ट किया। ओके, लेट मी नोट इट डाउन फॉर यू। bystander, who acted bystander? UN peacekeepers। and same they are acting in Russia and Ukraine and Israel Palestine। okay, today the world is again on the brink of much bigger war in Europe and West Asia precisely because over the last 3 years, जो कि मैंने बताया रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल पैलेस्टीन अभी चल रही है, इट हैज़ been reduced to bystander status again in the ongoing conflict in West Asia and war in Ukraine, क्योंकि कोई स्टेप ही नहीं ले रहा हमारे यूएन पीस कीपर। ठीक है, सिंस द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड हमास लेड मैसेकेयर और नॉन कॉम्बेंट ऑन Israel, UN responded in both threats has failed to call out the predators in no uncertain terms to take decisive action in protecting civilian lives। कोई एक्शन यूएन पीस कीपर्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर में एंड नाइदर इसराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट में। ठीक है, दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट इट हैविंग 1 lakh strong UN military and police forces at its disposal and battle-ready infantry battalions and a standing capacity at its logistic hub in Brindisi, Italy, that could have been deployed in a strong number to contain further loss and livelihood destruction of cities। Basically ये कोई एक्ट नहीं कर रहा है था 1 लाख स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने के बावजूद भी एंड स्टैंडिंग कैपेसिटी भी है इसके पास, फिर भी ये कोई एक्ट नहीं कर रहा है कि मेंटेन करे पीस इन द वर्ल्ड। A lost chance to act with decision। ब्लू हेलमेट मस्ट एक्ट ब्लू हेलमेट। ठीक है, उनको करना चाहिए। देयर इज, और ये भी बोला गया कि देयर इज नीड टू रिफॉर्म इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? मच नीडेड रिफॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। The world has repeatedly witnessed the negative power of veto precisely at the time when enforcing peace
हैज़ बिकम एन अर्जेंट नेसेसिटी इन फेस ऑफ थ्रेट टू सिविलियन लाइफ्स। नीड है रिपीटेडली विटनेस निगेटिव पावर हमारा देखा जा रहा है वेटो का, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब रशिया तो हमारा परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का P5, एंड अगर कोई भी वेटो अगर यूएस लाता है कि क्लेम अगेंस्ट रशिया, देन रशिया उसको डिनाई कर देता है बाय यूजिंग हिज वेटो पावर। तो वेटो पावर एक्ट एज अ नेगेटिव साइन, ओके, एंड वो इन्फोर्स पीस नहीं कर पा रही है, ठीक है। द केस ऑफ रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल to the obviate such genocide is further by swift development and having decisive role for a blue helmet rests on the true prolonged approach। जो केस है रिफॉर्म में सिक्योरिटी काउंसिल में जेनोसाइड में शिफ्ट करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ हैविंग डिसिसिव रोल ऑफ ब्लू हेलमेट्स। पहला क्या है डिसिसिव रोल कि एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टू इंक्लूड इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग द मोस्ट वाइब्रेंट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ओके, एंड साउथ अफ्रीका फॉर लॉन्ग ओवरड्यू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया है क्योंकि बहुत लंबे समय से वो ओवरड्यू है अपने रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज टू बेल द वेटो कैट, is to bell the veto cat. What does it mean? It means to be brave enough to do something that will be good for a group. मतलब act as brave. Brave enough to do something. Okay, note it down. आपको एंटोहाइनो पूछ सकती है। एंड इन एन एक्सपेक्टेड काउंसिल ऑफ P7, P5 से P7 एक्सपेक्टेड काउंसिल सोची जा रही है, रैदर देन ईच मेंबर हैविंग वेटो पावर। सारे मेंबर के पास वेटो पावर नहीं होगी क्योंकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं वेटो पावर के, ठीक है। एंड continuous issues such as the use of forces in West Asia to stop an expansionist Israel or in Ukraine to thwart the expansionist design of Russia. If the UN cannot stand on its own feet and enforce peace, despite having standing uniform forces of the size of the sovereign nation, the UN-led peace operation must close and the push hall of the UN be used only for escalated deliberation by another international non-governmental organization। अगर UN इस पीस को कायम करने में अनुकूल नहीं हो पाती है तो हम अलग दूसरे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ दे सकते हैं ताकि हमारे वर्ल्ड में पीस एंड प्रोस्पेरिटी ला सके, ठीक है। तो बेसिकली यही थी ये आज की एडिटोरियल, पहली एडिटोरियल, एंड आई होप आप समझ गए होंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से हैं। P5 members, who were the P5 members of the UN सिक्योरिटी काउंसिल। एंड आप मुझे ये भी बताएंगे कि ब्लू हेलमेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल को मैं एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू दूंगा आपको क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंटेड है नहीं। इसमें बेसिकली है कि जो जॉब क्राइसिस अंडरमाइंस स्टेट लेजिटिमेसी। अ गुड इंडिया इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ गुड क्वालिटी जॉब्स फॉर इट्स पीपल। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है गुड क्वालिटी जॉब्स फॉर इट्स पीपल। अ गुड क्वालिटी जॉब्स है क्या? ए गुड क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड डिग्निटी, adequate compensation and opportunity for learning and advancement for those who strive, okay. Instead, many jobs are unpaid, informal and dead end. Worse, the seemingly low unemployment rate mask the fact that to count as employed, बहुत सारे जॉब्स है जो अनपेड है, इनफॉर्मल है एंड डेड एंड है, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड माने जा रहे हैं क्योंकि लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से, ठीक है। अ पर्सन नीड टू हैव रिपोर्टेड वर्किंग फॉर ओनली 1 month इन द इंटायर ईयर। पूरे इंटायर ईयर में अगर 1 month वो काम करता है तब भी उसको एम्प्लॉयड माना जाता है, ठीक है। द डेथ ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलरली अमंग द यूथ इज टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट थ्रेट्स नॉट जस्ट आवर इकोनॉमी बट आवर वेरी लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट।
जो डेप्थ है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का यूथ में, वो लाइक अ टाइम बॉम्ब है, एंड वो थ्रेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को भी और हमारे स्टेट के लेजिटिमेसी को भी। ओके, टू फोल्ड प्रॉब्लम है। एंड ये जॉब क्राइसिस, अब मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली ये जॉब क्राइसिस क्यों आई है, अपने जॉब क्राइसिस क्यों आई है? ऑटोमेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो बेसिकली जो ऑटोमेटेशन की वजह से हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बढ़ रही है। एंड लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन फील्स दैट दे लैक बोथ डिग्निटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लॉस हो रही है बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ये लग रहा है। ठीक है, एंड लाइकली टू वर्सन एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कैपिटल कंसंट्रेशन पोटेंशियली लार्ज डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ वर्कर परहैप्स परमानेंटली। मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है हमेशा के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्क कर दे रही है एंड उनको पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए तो ये बेनिफिट है, बट हमारे यूथ के लिए और पॉपुलेशन के लिए ये डिग्रेडिंग है। ओके, the market-oriented approach is reflected. It's a superficial mantra of creating destruction, suggesting that old jobs and industry will be seamlessly replaced by new and better jobs. जो ओल्ड जॉब्स है वो चेंज हो रहे हैं न्यू जॉब्स में, ठीक है, बेटर वन में। सम पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट हैव mooted यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ सॉल्यूशन। इसकी वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम न्यूज़ में हमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसे नहीं है, एंड पैसे नहीं है तो इकोनॉमी भी अपनी डाउनग्रेड पे जाएगी। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कंसेप्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड यूबीआई implies that a significant portion of the population is no longer needed in the economy, with a small subset paying for the rest. अगर यूबीआई इम्प्लाइज हुई, वो सिग्निफाई कर देगी कि पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वो ज़्यादा लॉन्गर नीडेड नहीं है इकोनॉमी में, और क्योंकि पेइंग द रेस्ट ऑफ अमाउंट वो यूबीआई के थ्रू पे हो जा रही है। ओके, यूबीआई वुड शिफ्ट फोकस फ्रॉम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू मोर इकोनॉमिक ट्रांसफर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारा नहीं हो पाएगा, जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी और पीपल, एंड बस वो इकोनॉमी पे फोकस करेगा कि हमारा इकोनॉमी सही चल रहा है या नहीं। Addressing a structural issue. Structural issue क्या है? Parties have become too narrow in their scope to address large questions such as unemployment and have reduced their ambition to winning election alone. जो पार्टीज है वो लार्ज क्वेश्चन पे सच एज अनएम्प्लॉयमेंट पे एड्रेस ही नहीं कर रही है। स्ट्रक्चरल इशू तो हमारा ही है ना, अगर एड्रेस नहीं करेगी इकोनॉमी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो कैसे आगे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी? तो स्ट्रक्चर तो हमारा पूरा डिक्रीज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, in fact, the failure of anticipating and addressing long-term structural issues is a key reason why people feel neglected by the political class and view political as cynical game. ठीक है, political system is incapable of addressing pressing challenges. They've lost faith in democratic institution. क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इनकेपेबल है एड्रेस करने में ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चैलेंजेस एड्रेस नहीं कर पा रही है। कौन सी चैलेंज एड्रेस नहीं कर पा रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसकी वजह से जो पीपल हैं उनका फेथ डाउन हो रहा है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। ओके, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी इंक्रीज हो गई है कि इन पे से हमारा विश्वास एंड फेथ उठ रहा है। दस पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट फाइंड वेज टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इशू इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड डिग्निटी एज पीपल विच सीक अल्टरनेटिव रेंडरिंग पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट। ओके, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल इशू पे भी फोकस करना ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी को, बस कंट्री के एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं देख, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल को भी देखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी दूसरी एडिटोरियल। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड एंड लास्ट एडिटोरियल, जो कि है सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो आपका वर्क क्या रहेगा? आपका वर्क रहेगा कि आप आज जाओगे एम लक्ष्मीकांत से सिटीजनशिप चैप्टर 1 पर पढ़ोगे। सिटीजनशिप बेसिकली असम अकॉर्ड, ओके। वैसे अगर आप नहीं पढ़ पाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे इनिशिएटिव शुरू किए हैं जिसमें कि हम पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको लक्ष्मीकांत से बहुत इजी एंड क्रिस्प वे में, ओके। एंड पहला वीडियो उसका पोस्ट हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे कल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आप उसको जाके पढ़ेंगे। एंड आज जिस एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वो आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेक्शन 6 से क्या है सिटीजनशिप एक्ट का, ओके। लेट्स स्टार्ट। A landmark ruling, a constitutional bench of Supreme Court on October 18 upheld the constitutional validity of Section 6A of Citizenship Act। क्या है ये Section 6A of Citizenship Act? ये Citizenship Act regime for a migrant in Assam for erstwhile East Pakistan to obtain Indian citizenship as long as they enter before March 25, 1971। बेसिकली जो बांग्लादेश से जो भी पीपल आए हैं बिफोर मार्च 25, 1971 दे वेयर डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दिखाता हूँ सेक्शन 6A ऑफ असम अकॉर्ड। ओरिजिनेट फ्रॉम असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड से ओरिजिनेट हुई बिटवीन किसके टेन्योर में? राजीव गांधी के टेन्योर में। क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच गवर्नमेंट सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट कम्स, तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, ओके। असम स्टूडेंट ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये डील हुई थी फॉलोइंग ए 6 year लॉन्ग एग्जिएशन अगेंस्ट द इन्फ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इनटू असम। जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आ जा रहे थे असम में ड्यू टू इशू ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो माइग्रेंट्स बहुत सारे असम में आ रहे थे हमारे, तो उसकी वजह से ये आई थी सेक्शन, ठीक है। जस्टिस परदीवाला डिक्लेयर सेक्शन 6 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्टिव ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। जो जस्टिस परदीवाला थे वो सेक्शन 6 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, ओके। एंड आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट डज सेक्शन 6 से स्टिपुलेट्स, तो सेक्शन 6 से ओरिजिनेट फ्रॉम द असम अकॉर्ड से ओरिजिनेट हुई। और पॉलिटिकल सेटलमेंट साइंड ऑन द August 15, 1985 बिटवीन राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट एंड असम स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है। राजीव गांधी गवर्नमेंट और असम स्टूडेंट के बीच ये साइन हुई थी सेटलमेंट, ठीक है। अगेंस्ट द इन्फ्लक्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इनटू असम। जो इन्फ्लक्स हो जा रहा था बांग्लादेश अनडॉक्यूमेंटेड, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी जिस बांग्लादेशी के पास, वो असम में आ जा रहा है, ठीक है। इट established a framework for granting or denying Indian citizenship to migrants in Assam based on the cutoff date of March 25, 1971। ये फ्रेमवर्क था ग्रांट देना और डिनाई करना इंडियन सिटीजनशिप टू बांग्लादेशी ऑन द डेट्स क्या थी? मार्च 25, 1971। बेसिकली जो भी इंसान मार्च 25, 1971 के बाद आएगा उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा, एंड जो भी उसके पहले आएंगे उनको सारे राइट्स नहीं होंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ऑल दोज हु एंटर्ड द स्टेट आफ्टर मार्च 25, 1971 वुड बी ट्रीटेड एज फॉरेनर्स एंड डिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर कोई भी मार्च 25, 1971 के बाद आता है तो वो ट्रीट किया जाएगा फॉरेनर्स के रूप में और उनको डिपोर्ट किया जाएगा लॉ के तहत वापस से बांग्लादेश में, ओके। दोज हु अराइव्ड बिटवीन जनवरी 1, 1966
जनवरी 1 1966 एंड मार्च 24 1971। जो भी अराइव करेगा जनवरी 1 1966 और मार्च 24 1971 के बीच में, वो ग्रांट कर देगा फुल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलेंगे जो भी उनके बीच में आया होगा, विद हेल्प फॉर अ डिकेड्स के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। चैलेंजेस क्या थे इसके, व्हाट वाज दिस चैलेंज? तो इस चैलेंज था दैट सेटिंग अ डिफरेंट कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप इन असम इनडिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेट द राइट टू इक्वलिटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिफरेंट डेट्स हुई, जैसे कि आपकी हुई 1966 और 1971 में, तो उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है। ओके। आर्टिकल 6 ग्रांट सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो आर्टिकल 6 है वो ग्रांट करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल जो माइग्रेट किया था इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान से बिफोर 19 जुलाई 1948, प्रोवाइडेड दे हैव रेसिडेंट इन द कंट्री सिंस देन। वो रेजिडेंट होंगे कंट्री में सिंस देन में। एंड सेम एज आर्टिकल 7 जो है वो डिनाई करता है सिटीजनशिप को दोज हु मूव टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947। सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में मूव आउट कर गए थे आफ्टर मार्च 1 1947 में, वाइल अलाउंग इट टू दोज हु रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। ओके। और अलाउ कर दिया गया था जो इंडिया में वापस आ गए थे परमिट पे और रिसेटलमेंट परमानेंट रिटर्न पे। ओके। परसेप्टिबल चेंजेस इन द डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ ए स्टेट देयर बाय वायलेटिंग द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट। जो चेंजेस आई, जो माइग्रेंट्स आए बांग्लादेश से, उनसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरल राइट्स है वो डिग्रेड हुए। क्यों डिग्रेड हुआ? क्योंकि डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो गई हमारी। जो असम के सपोर्टर थे वो बांग्लादेश वाले आ गए, तो कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट हो गई एंड जिसकी वजह से हमारा वायलेशन हुआ कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट का, ऐसा ये बोला गया था। ओके। बट ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और बाय कोर्ट्स ऑफ इंडिया कि तो आर्टिकल नंबर 29 का कोई भी मिसयूज और डिग्रेडेशन आर्टिकल 29 का नहीं हुआ। ठीक है। मेजॉरिटी रूल क्या है? द मेजॉरिटी ऑल्सो अपॉइंटेड दैट सेक्शन 6 इज नॉट इनकॉन्सिस्टेंट विद द सिटीजनशिप प्रोविजन इन आर्टिकल 6 and 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 6 और 7 में वो इनकॉन्सिस्टेंट है सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट से। ओके। अडॉप्टिंग अ multicultural and pluralistic interpretation of Article 29, the judges further observed that Section 6 does not violate the cultural rights of the indigenous। जो 6 से सेक्शन है सिटीजनशिप एक्ट के, सिटीजनशिप एक्ट का, वो वायलेट नहीं करती है हमारी आर्टिकल नंबर 29 पे कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट को, एज पर द कोर्ट्स। They reasoned that while the articles aim to conserve the culture of a specific group, it does not precluded the coexistence of other culture। ठीक है। जस्टिस परदीवाला के क्या डिसेंट है? जस्टिस परदीवाला डिक्लेयर सेक्शन ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने डिक्लेयर किया एंड इट्स फेलियर टू कर्ब इलीगल माइग्रेंट्स इन असम। क्योंकि ये जो सेक्शन 6 से था, उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि जो सेक्शन 6 से था वो फेल हो गया कर्ब में इलीगल माइग्रेंट्स इन असम, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत सारे माइग्रेंट्स थे वो असम में आ गए थे। ठीक है। एंड ऑल्सो ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ला रहा था उस स्टेट में, जिसकी वजह से कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स डिग्रेड हो रहे थे एंड बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी एंड बहुत सारे रीजन्स और भी थे इसके। तो ये 2 रीजन की वजह से परदीवाला जो थे वो डिक्लेयर किए सेक्शन 6 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल गेट ऑल योर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन एंड प्लीज़ कमेंट कि कैसी ये वीडियो रही एंड मैंने जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। दैट विल हेल्प यू टू ईज योर प्रिपरेशन जर्नी। ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।